दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे ए सिक्किम, बी मेघालय, सी असम या फिर डी त्रिपुरा। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में विश्व के सबसे आर्द्र स्थान मासिनराम में वर्षा ने जून माह में अपना 83 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 17 जून 2022 को यहाँ 24 घंटे में 1003.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि इससे पहले जून 1966 में सबसे अधिक वर्षा जो कि 954.4 मिलीमीटर हुई थी। मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसका नाम दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यहाँ औसतन सालाना 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रश्न देखते हैं। वेस्ट सेती जल विद्युत परियोजना पर भारत किस देश में काम कर रहा है? आपके ऑप्शंस है ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार या फिर डी बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। दरअसल भारत नेपाल में एक महत्वाकांक्षी वेस्ट सेती जल विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी NHPC ने इस परियोजना पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नेपाल लगभग 6,000 नदियों और 83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ विद्युत स्रोतों के मामले में समृद्ध देश है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। खाजागुड़ा हिल्स कहाँ स्थित हैं? हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद। दरअसल हालिया प्रकाशित खबर के मुताबिक हैदराबाद में 2,500 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों को नष्ट करके घर बनाए जा रहे हैं। हैदराबाद में कुछ विशाल चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें से एक समूह को खाजागुड़ा हिल्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र में शुरू किया था? ए फारस की खाड़ी, बी मलक्का जलडमरू मध्य, सी आर्कटिक महासागर या फिर डी दक्षिण चीन सागर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत के समुद्री हितों की रक्षा हेतु INS तलवार फारस की खाड़ी में लगातार तीसरे वर्ष ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नौसेना ने 19 जून 2019 को ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा संचालन शुरू किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों के मार्ग को सुरक्षित करना है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। PM ई-विद्या योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई है। कथन 2, यह डिजिटल या ऑनलाइन या ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। दरअसल हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी CIET को यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 17 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में PM ई-विद्या योजना की शुरुआत की गई, इसलिए कथन 1 सही है। ये योजना डिजिटल या ऑनलाइन या ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 जून 2022 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है विकास के लिए योग, मानवता के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग या फिर समृद्धि के लिए योग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मानवता के लिए योग। दरअसल 21 जून 2022 को भारत सहित विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण मनाया जाएगा। योग दिवस के लिए इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। आपको बता दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ए लेह,
बी विशाखापत्तनम, सी नई दिल्ली या फिर डी आइजोल। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इस महोत्सव में सिक्किम की लेप्चा जनजाति, छत्तीसगढ़ की मारिया जनजाति सहित देश भर से अनेक जनजातियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत में आदिवासी और उनके नृत्य एवं स्वदेशी नृत्य संस्कृति को संरक्षण देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पारंपरिक पुआल चटाई किलिमंगलम पुलपया किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर केरल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। दरअसल केरल के त्रिशूर जिले में पारंपरिक पुआल चटाई किलिमंगलम पुलपया योग दिवस के मौके पर योगा मैट की तरह प्रयोग की जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। ये पुआल चटाई बुनाई पारंपरिक रूप से कुरवा समुदाय द्वारा प्रचलित थी, जो भरतपुझा के तट पर बसे हुए थे। आपको बता दें कि इस चटाई को 2006 में यूनेस्को का उत्कृष्टता की मोहर खिताब प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंपी स्किन डिजीज या संक्षिप्त में LSD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक वायरल रोग है। 2. इसका पहला प्रकोप अफ्रीका में देखा गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लंपी स्किन डिजीज यानी LSD से प्रभावित सैकड़ों गायों की मृत्यु हो गई है। ये एक वायरल रोग है जो कैप्रीपोक्स वायरस के कारण होता है, इसलिए कथन 1 सही है। ये मुख्य रूप से मवेशियों में रक्तपान करने वाले कीड़ों द्वारा फैलता है। इसके नैदानिक लक्षणों में जानवर की खाल पर गोलाकार फर्म नोड्स का दिखना शामिल है। ये आनुवंशिक रूप से गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है। वर्ष 1928 में अफ्रीका में इसका पहला प्रकोप देखा गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने ई कोलाई डिटेक्शन किट विकसित की है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की या फिर IIT बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी IIT कानपुर। दरअसल IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने 24 घंटे के भीतर पानी में मिश्रित ई कोलाई बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट विकसित की है, इसलिए विकल्प बी सही आंसर है। एस्चेरिचिया कोलाई या संक्षिप्त में ई कोलाई एक जीवाणु स्ट्रेन है जो आमतौर पर मनुष्यों एवं जानवरों की आंतों, मवेशियों और मनुष्यों के मल अपशिष्ट में पाया जाता है। ई कोलाई से दूषित पानी के सेवन से दस्त, उल्टी, पाचन संबंधी समस्याएं आदि हो सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के प्रावधानों का उल्लेख है? A. अनुच्छेद 262, B. अनुच्छेद 263, C. अनुच्छेद 264 या फिर D. अनुच्छेद 265। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक पत्र में कहा है कि सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के लिए हर साल अंतर्राज्यीय परिषद की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। ये परिषद मूल रूप से विभिन्न राज्य सरकारों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके सदस्यों में विधानसभाओं वाले सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न नोट करते हैं। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया? A. IISc बेंगलुरु, B. IIT बॉम्बे, C. एम्स दिल्ली या फिर D. एम्स भोपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।